कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग अम, एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें लगातार या तो अतीत में ले जाता है हम्म। या फिर भविष्य में फेंक देता है। हम शरीर से तो यहाँ होते हैं पर मन मन कहीं और ही घूम रहा होता है। बिल्कुल। या तो हम किसी पुरानी बात पर अफसोस कर रहे होते हैं, काश मैंने वैसा ना किया होता। हाँ हाँ। या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं कि पता नहीं वो मीटिंग कैसी जाएगी। हम असल में उस पल में होते ही नहीं है जिसमें हम जी रहे होते हैं। और यही यही तो वो जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हैं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एकार्ट टॉले की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ की एक हिंदी समीक्षा और विश्लेषण है। हम्म। तो आज हम इस विश्लेषण की गहराइयों में उतर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब वर्तमान पल में जीने पर इतना जोर क्यों देती है और इसके वो कौन से विचार हैं जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का जो केंद्रीय विचार है ना, वो जितना सरल है उतना ही चौंकाने वाला भी है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक टोले का तर्क ये है कि हमारी लगभग सारी मानसिक परेशानियां और दुख वो हमारे दिमाग की ही देन है। हमारे दिमाग की। हाँ, एक लाइन में कहूं तो हमारी ज्यादातर परेशानियां भूत और भविष्य के बारे में सोचने से पैदा होती हैं, जबकि असली जीवन केवल अब में होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? मतलब अगर कोई अपनी नौकरी खोने की चिंता कर रहा है तो उसे यह कहना है कि बस वर्तमान में जियो, थोड़ा बेमानी सा लग सकता है। और यही यही इस किताब का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव सोच वाली बात नहीं है, ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। जड़ तक? हाँ, किताब का विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि समस्या भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि उस चिंता के साथ हमारा खुद को पूरी तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं। समस्या की जड़ यानी हमारा मन। समीक्षा के मुताबिक टॉले कहते हैं कि हमारा मन और उससे जुड़ी हमारी पहचान, जिसे अहंकार या ईगो कहा गया है, वो लगातार कहानियां बुनता रहता है और हम उन कहानियों को सच मान लेते हैं। बिल्कुल, वो हमारे दिमाग में चलने वाली एक लगातार कमेंट्री की तरह है। तुमने वो ठीक नहीं कहा, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये आवाज ये कभी चुप नहीं होती। टॉले से अनऑब्जर्व्ड माइंड कहते हैं, यानी वो मन जिसे हम देख नहीं रहे, बस उसकी सुन रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम ट्रैफिक में फंसी एक कार है ना? सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को नहीं देख रहे बल्कि खुद ही ट्रैफिक का हिस्सा है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। कई बार होता है मेरे साथ। मैं ईमेल लिखते लिखते अचानक ये सोचने लगती हूँ कि 5 साल बाद मेरा करियर कहाँ होगा, और 10 मिनट बाद मुझे एहसास होता है कि मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी। मेरा दिमाग उस ट्रैफिक जैम में पूरी तरह फंस चुका था। बिल्कुल। और टॉले का समाधान ये नहीं है कि ट्रैफिक को रोक दो, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। समीक्षा में बताया गया है कि वो हमें ट्रैफिक में फंसी कार होने के बजाय सड़क के किनारे खड़े होकर उसे देखने वाला बनने को कहते हैं, एक अवलोकन या ऑब्जर्वर। रुकिए, ये सुनने में तो मेडिटेशन जैसा लगता है। हाँ, क्या वो बस यही कह रहे हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए? हाँ और नहीं। ये ध्यान का ही एक रूप है, लेकिन टॉले इसे सिर्फ 20 मिनट की प्रैक्टिस तक सीमित नहीं रखते। अच्छा, समीक्षा के मुताबिक उनका लक्ष्य इसे हमारी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड बनाना है। चाहे आप सब्जी खरीद रहे हों या किसी मुश्किल मीटिंग में बैठे हों, जब आप अपने विचारों को बस आते जाते देखने लगते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा क्यों? मतलब विचारों को सिर्फ देखने भर से शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि तब आपको पहली बार ये एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, अब वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। एक दूरी पैदा होती है। वो आवाज जो कह रही थी तुम नाकाम हो, अब बस एक विचार बनकर रह जाती है, आपकी सच्चाई नहीं। किताब का विश्लेषण कहता है कि यही दुख और पीड़ा से आजादी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि अपने मन के ट्रैफिक से थोड़ी दूरी बनानी है। तो अगर ये समस्या है कि हम अपने मन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो फिर इसका असल समाधान क्या है? हम इस ट्रैफिक से बाहर कैसे निकलें? इसका समाधान उस एक शब्द में छिपा है जो किताब के टाइटल में है, नाउ, यानी अब। समाधान है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। विश्लेषण में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन पर जोर दिया गया है, जीवन का सारा अनुभव केवल अभी में है। 1 मिनट। जीवन का सारा अनुभव केवल अभी में है। अगर अतीत और भविष्य सिर्फ कल्पना है,
तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का 99% हिस्सा एक सपने में जी रहे हैं। वो चिंता जो मुझे कल की मीटिंग को लेकर है, वो असल में है ही नहीं। बिल्कुल। टॉले के अनुसार वो चिंता उतनी ही असली है जितना कि पिछली रात देखा हुआ कोई सपना। अरे वाह! आप उसे महसूस कर रहे हैं, पर वो वास्तविकता नहीं है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा शॉक वैल्यू है। समीक्षा इस बात को और साफ करती है। भूतकाल बीत चुका है, वो अब सिर्फ आपकी यादों का एक हिस्सा है। और भविष्य भविष्य भी आया नहीं है, वो सिर्फ आपकी कल्पना का अनुमान है। लेकिन हमें भविष्य के लिए योजना तो बनानी ही पड़ती है। मैं ये तो नहीं सोच सकती कि कल के बिल अपने आप भर जाएंगे। और टॉले भी ऐसा नहीं कहते। किताब में 2 तरह के समय में फर्क बताया गया है, क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम। हाँ, क्लॉक टाइम व्यवहारिक है, अपॉइंटमेंट सेट करना, लक्ष्य बनाना। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम एक मानसिक बीमारी है, जहां हम लगातार अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में जीते हैं। असली शांति और आनंद, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, केवल अब में ही मिल सकता है, किसी गुजरे हुए कल या आने वाले कल में नहीं। ये विचार जितना क्रांतिकारी है, उतना ही इसे अपनाना मुश्किल भी लगता है। मतलब अपने पूरे जीवन के सोचने के तरीके को ही बदलना होगा। तो ऐसे गहरे आध्यात्मिक विचारों को लेखक ने आम लोगों के लिए आसान कैसे बनाया है? समीक्षा में उनकी लिखने की शैली के बारे में क्या कहा गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि किसी भी महान विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे सरल बनाना पड़ता है। समीक्षा में टॉले की लेखन शैली को सहज और सीधी सरल बताया गया है। अच्छा। वो कठिन आध्यात्मिक विचारों को बहुत ही आम भाषा में समझाते हैं, जिससे कोई भी पाठक उनसे जुड़ सकता है। वो सवालों और जवाबों के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो सीधे आपसे ही बात कर रहे हों। पर क्या ये इतना आसान है कि कोई भी इसे पढ़कर तुरंत समझ जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये बातें बहुत ज्यादा दार्शनिक लग सकती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और समीक्षा इस बात को मानती भी है। मानती है? हाँ, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कुछ पाठकों को यह किताब शुरुआती पन्नों में थोड़ी भारी या दार्शनिक लग सकती है, खासकर उन लोगों को जो इस तरह के विषयों में नए हैं। ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और शायद वो इसे बीच में ही छोड़ दें। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या एक आम इंसान जो बस अपने ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है, वो भी इससे कुछ निकाल सकता है, या ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए है? समीक्षा के अनुसार ये किताब कई तरह के पाठकों के लिए है, लेकिन अलग अलग वजहों से। जो लोग तनाव और चिंता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए ये किताब एक लाइफ जैकेट की तरह काम कर सकती है, जो उन्हें मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकाल सकती है। और जो लोग पहले से आध्यात्मिक रास्ते पर हैं? उनके लिए एक तरह का कन्फर्मेशन और गहरा मार्गदर्शन हो सकती है। जो लोग ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, उन्हें अपने अभ्यास को और गहरा करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके मिल सकते हैं। और हाँ, जो लोग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स से आगे बढ़कर जीवन के प्रति अपना पूरा नजरिया बदलने का मौका देती है। लेकिन उस चेतावनी के बारे में क्या जो आपने बताई कि ये शुरुआत में भारी लग सकती है? हाँ, और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि जो लोग धैर्य रखकर इसे पढ़ते हैं, उन्हें इसका जीवन पर्यंत असर महसूस होता है। जीवन पर्यंत? जी, ये कोई फटाफट पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, ये एक अनुभव है। किताब में कहा गया है कि इसे सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव लाती है। समझ गई। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हमारी मूल समस्या है हमारे मन और हमारे अहंकार के साथ हमारा इतना गहरा जुड़ाव कि हम उसकी बनाई कहानियों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, और इसी वजह से हम हमेशा अतीत और भविष्य की एक ख्याली दुनिया में जीते रहते हैं। सही कहा। और इसका समाधान है वर्तमान पल में एक साक्षी या ऑब्जर्वर बनकर जीना। अपने विचारों के ट्रैफिक को बस देखना, उस ट्रैफिक में फंसना नहीं। और ये किताब इसी समाधान को एक सरल लेकिन गहरी भाषा में समझाती है। हालांकि इसके गहरे फायदों तक पहुंचने के लिए पाठक को धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआती हिस्से कुछ लोगों को मुश्किल लग सकते हैं। शायद इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार की एक बहुत ही सम्मानित रेटिंग दी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें, तो ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर पल बटा हुआ है। सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल, अनगिनत चीजें हमारा ध्यान खींच रही हैं। हम भविष्य की योजना बनाने या अतीत का विश्लेषण करने में इतने व्यस्त हैं कि हम उस एकमात्र पल को जीना भूल जाते हैं जो हमारे पास सच में है अब। ये बात 100% सच है। हम असल में जी ही नहीं रहे, बस अगले पल की तैयारी कर रहे हैं या पिछले पल पर अफसोस।
और इसीलिए समीक्षा का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बहुत मायने रखता है। वो कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए एक जीवन बदल देने वाला अनुभव हो सकती है जो सच में मानसिक शांति और आत्म जागरूकता की तलाश में है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नए तरह से जीने का निमंत्रण है। तो इस बातचीत के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इस किताब का विश्लेषण कहता है कि अतीत और भविष्य सिर्फ कल्पना है। अगर ये सच है तो एक पल रुककर सोचिए, हम अपने अतीत और भविष्य के बारे में खुद को कौन सी कहानियां सुनाते हैं और हम उन चीज़ों को कितनी ताकत देते हैं जो इस किताब के अनुसार हमारी असलियत में मौजूद ही नहीं है।